फरीहा और उसके शोहर रेहान शादी के 2 साल बाद पहली बार देसी वाइल्ड लाइफ रोड ट्रिप पर निकले थे। उनका इरादा था कि वो इंद्रोन संद के रास्तों से गुजरते हुए एक पुरानी झील के किनारे कैंप लगाएंगे जहां कोई सिग्नल न हो, सिर्फ वो फितरत और खामोशी। रास्ता सनसान था मगर दोनों खुश थे। हर 10 किलोमीटर बाद एक पुराना मिट्टी का बोर्ड नजर आता जिस पर लिखा होता, मंजिल सिर्फ उसकी है जो रास्ता याद रखे। फरीहा ने हंसते हुए कहा, वाह बड़ा फलसफियाना है। रेहान ने मजाक में कहा, अगर हम भटक गए तो यह लाइन आखिरी याद बनेगी। दोपहर को उनकी गाड़ी एक छोटे से कस्बे में दाखिल हुई। दुकानें बंद, सड़क खाली, सिर्फ एक लड़का जिसने उनसे कहा, कोशिश करें सूरज ढलने से पहले निकल जाएं, ये सड़क रात में ख्वाब बन जाती है। फरीहा ने पूछा, क्या मतलब? मगर लड़का खामोशी से चल दिया। रेहान ने गूगल मैप देखा। झील सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी, मगर जैसे ही वो कस्बे से निकले नक्शा घूमने लगा। सड़क आगे पीछे हो रही थी और गूगल कह रहा था, रीराउटिंग डॉट। रात पड़ गई थी। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क एकदम मड़ती गई, जैसे खुद बदल रही हो। वो एक ही जगह से बार बार गुजरने लगे। एक मखसूस दरख्त जिस पर एक पुराना जोता लटक रहा था। ये चौथी बार हुआ। फरीहा ने कहा, हम कहीं फंसते जा रहे हैं। रेहान ने गाड़ी रोक दी। दोनों बाहर निकले और अचानक दूर एक रोशनी नजर आई, जैसे कोई छोटा होटल हो। वो उधर बढ़े। दरवाजा खुला। अंदर लकड़ी की मेजें, पुराने फ्रेम्स और एक औरत जो काउंटर के पीछे खड़ी थी। आस ने कहा, बैठ जाएं, आराम करें। जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं वो थका देने वाला होता है। होटल में सिर्फ 3 और लोग बैठे थे। तीनों खामोश नजरें झुकाए। रेहान ने पूछा, क्या आप लोग भी यहां रखे हुए हैं? एक शख्स ने सिर उठाया, आंखें गहरी, जैसे कई दिन से नींद न की हो। हम वो लोग हैं जो अपने रास्ते को याद नहीं रख सके। फरीहा और रेहान ने एक दूसरे को देखा। वो औरत अब उनके पास आई और एक पर्ची मेज पर रख दी। पछला कमरा तैयार है, आप लोग आराम कर सकते हैं। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब झूलता था। बिस्तर पर बैठते ही फरीहा को अजीब ख्वाब आने लगे। उसने खुद को सहरा में पाया। चारों तरफ आईने, हर आईने में एक मुख्तलिफ मंजर। एक में वो और रेहान खोए हुए, एक में वो अकेली, और एक में ओकुमिस वो किसी कब्रिस्तान में एक चट्टान के सामने रोती हुई। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक साया कमरे में दाखिल हुआ। रेहान की आंख खुली, मगर बिस्तर पर फरीहा मौजूद नहीं थी। उसने होटल के हर कमरे को खटखटाया। खाली खाली खाली। नीचे जाकर वो औरत गायब थी। काउंटर पर एक खाली कागज रखा था जिस पर नमी से अबहरी तहरीर, जो सच जानना चाहे उसे सब छोड़ना होता है। हत्ती की हमसफर को भी अचानक पीछे से आवाज आई, फरीहा की। वो मड़ी, मगर उसका चेहरा अधूरा था, जैसे ख्वाब अभी मुकम्मल ना हुआ होने हो। सुबह हो चुकी थी। दोनों वापस गाड़ी में बैठे, मगर अब सड़क बदल चुकी थी। वो झील का रास्ता नहीं बल्कि एक नदी के किनारे जा रही थी। रेहान ने जीपीएस दोबारा खोला। सगनल था, मगर जगह का नाम कोई रास्ता नाम नहीं। बाहर निकले ना मालूम। फरीहा ने कहा, हमें पलट जाना चाहिए। रेहान ने कहा, शायद हम वापस जा भी ना पाएं, शायद हम कभी गए ही नहीं। ना वो होटल दोबारा मिला, ना वो कस्बा। फरीहा और रेहान आज भी इन रास्तों में मौजूद हैं, कभी गाड़ी में, कभी ख्वाब में इरूम, और कभी किसी और मुसाफिर के आईने में जो रात को सफर पर निकले। और जब आप अगली बार तन्हा सफर करें और एक ही दरख्त से बार बार गुजरें तो पलट कर देखना, शायद फरीहा वहां खड़ी हो। कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, वो इंसान को वो दिखाते हैं जो वो भूल चुका होता है। और अगर वो पहचान ना पाया तो रास्ते उसे कभी पहचानने नहीं देते। कराची के एक पुराने और तकरीबन भूले बसे रहायशी ब्लॉक में एक नया किरायादार आया। अपार्टमेंट नंबर 103, जो पिछले 4 साल से बंद पड़ा था। पड़ोसियों ने कई बार किराए पर चढ़ते देखा, मगर कोई ज्यादा दिन न टुक सका। आस बार एक दरमियानी उम्र का शख्स खामोश, साफ लिबास में सिर्फ एक बैग के साथ दाखिल हुआ। नाम? जुनैद अकबर। पेशा? मालूम? बातचीत? न के बराबर।
ब्लॉक में रहने वाली 70 साला खातून खाला रशीदा, जो हर नए आने वाले को पर्चों और चाय से खुश आमदीद कहती थीं, इस बार उनके दरवाजे से खाली हाथ लौटे। अजीब सा लगता है वो बंदा, जैसे सिर्फ आंखों से देखता है, दिल से नहीं। चंद दिन बाद ब्लॉक में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। अपार्टमेंट 101 में आरिफ भाई ने बताया कि रात को कोई उनके दरवाजे पर 3 बार दस्तक देकर चला जाता है। 102 की अमीरा ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स उनकी बालकोनी में खड़ा है। सुबह उनके गमले अलटे पड़े थे, जनीद का फ्लेट हमेशा बंद, पर्दे हमेशा गरे और कभी भी रोशनी दिखाई ना दी मगर इमारत के बाहर से गुजरते हुए। बाज औकात उसकी खिड़की के पीछे से 2 आंखें झांकती दिखाई देते। एक शाम बारिश हो रही थी और अमीरा की बेटी नायला सीढ़ियों से गिर गई। जनीद अचानक कहीं से नमूदार हुआ, बच्ची को उठाया और 2 मिनट के अंदर इंदर उसे फर्स्ट एड देकर वापस चला गया। अमीरा ने दरवाजे से आवाज दी, शुक्रिया, कम अपना नंबर तो दे जाएं। जनीद ने सिर्फ इतना कहा, नंबर वो देते हैं जो किसी को छोड़ने का इरादा रखते हों। मैं यहां हूं हमेशा। खाला रशीदा ने एक दिन पुराने किरायादारों की फाइल निकाली। 103 में 2006 में एक नौजवान रहता था, जनीद अकबर। तस्वीर वही, चेहरा बिल्कुल वैसा ही, मगर यह कैसे मुमकिन है? आज से 18 साल पहले भी वो ऐसे ही नजर आ रहा था। रशीदा खाला ने पुरानी नोटबुक में लिखा, अगर ये वही है तो तब वो गायब कैसे हुआ और अब आया कैसे? अगली सुबह खाला रशीदा अपने बिस्तर पर बेहोश मिले और दीवार पर कोयले से लिखा था, जो सवाल वक्त से करोगे वक्त तुम्हें खुद जवाब देगा। अब सब लोग 103 नंबर अपार्टमेंट से बचने लगे थे। जनीद को अक्सर रात के आखिरी पहर छत पर खड़ा देखा जाता, आसमान की तरफ देखते हुए या फिर जमीन पर कुछ खींचते हुए, जैसे दायरे या नक्श बना रहा हो। एक दिन नायला ने अपना बाल गिराया और वो जुनीद के दरवाजे के नीचे जा गिरा। जब अमीरा लेने गईं, दरवाजा खुला था। अंदर वही बैग, कुछ फट्टे कागज और दीवार पर लगी एक तस्वीर, पूरी कॉलोनी की मगर 20 साल पुरानी। आस में सबके चेहरे धुंधले थे सिवाय एक के, जनीद अकबर। खाला रशीदा ने मदद के लिए एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने जुनीद के अपार्टमेंट में दाखिल होकर दम किया और चंद लम्हों बाद बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, वो इंसान नहीं, वो यहां बहुत पहले आया था और वक्त ने उसे भिला दिया। इमारत की लाइट अचानक चली गई। सीढ़ियों में एक साया नजर आया और फिर सब अंधेरे में मौलवी साहब की अगली सुबह लाश मिली। आंखें खुली, नैना पर हिरता है और हाथ में एक पर्ची। मत झांको जहां वक्त ने पर्दा डाल रखा हो। परेशान होकर कॉलोनी वालों ने जनीद अकबर को निकालने की कोशिश की। जब पुलिस आई तो अपार्टमेंट खाली था। बैग, फर्नीचर, वो तस्वीर सब गायब, मगर छत पर एक नया दायरा मिला और दरमियान में एक सादा जुमला, मैं कभी गया ही नहीं, तुम्हारे अंदर बस गया हूं। खाला रशीदा बीमार हुए। नायला खामोश रहने लगी और हर शख्स कभी कभार अपने कमरे में जनीद की झलक महसूस करता, शीशे में, खिड़की में या ख्वाब में। आज भी जब कोई नया किरायादार आता है तो पुरानी औरतें चपके से कहती हैं, नए बंदे से बात कम करो, क्या दाए पता वो यहां रहने आया हो, या बस याद दिलाने कि तुम्हें कितना भूलना आता है। और जब खिड़की के पीछे 2 आंखें झांकती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ अजनबी तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकलते, बस तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं।
वो जो अजनबी लगे वो सबसे करीब हो सकता है, और कभी कभी जो दरवाजे हम बंद समझते हैं वो सिर्फ बाहर से बंद होते हैं। समीर एक कामयाब मगर थका हुआ बिजनेसमैन था। वो दुबई से कराची की फ्लाइट लेने वाला था। परवाज पी के 701। एयरपोर्ट पर रश कम था, लेकिन समीर को सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बोर्डिंग पास पर वक्त गलत छिपा हुआ था और गेट नंबर हर 10 मिनट बाद बदल रहा था। चीक इन काउंटर पर बैठे एक बूढ़े शख्स ने अजीब नजरों से उसे देखा और आहिस्ता कहा, एक बार इस फ्लाइट पर चढ़ गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। समीर ने हंसते हुए नजरअंदाज किया। गेट पर पहुंचकर समीर ने देखा कि जहाज मौजूद था, अमला मौजूद था, मगर मुसाफिर बहुत कम थे और सबके चेहरों पर एक जैसी थकन, एक जैसे खाली तासरात। जब वो जहाज के अंदर दाखिल हुआ तो एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर कहा, खुश आमदीद मुसाफिर गायब। समीर चौंक गया। क्या कहा आपने? मैंने कहा, खुश आमदीद जनाब समीर आइए। मगर लम्हा भर के लिए जो आवाज उसने सुनी वो आज तक उसे याद रही। जहाज ने खामोशी से टेक ऑफ किया। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई रूट नहीं बताया गया। विंडो से बाहर मुकम्मल अंधेरा था, जैसे आसमान नहीं बल्कि खला में हूं। समीर ने बाकी मुसाफिरों को देखा, सब नींद में या मुकम्मल साकत। चांदीद, एक बच्चा चीखा, मम्मा। वो बाहर कुछ है। मां ने उसे चुप कराया, मगर समीर ने खिड़की से झांका। बाहर एक इंसानी चेहरा था, बिल्कुल शफाफ, और वो उसी जहाज को देख रहा था, जहाज के साथ साथ उड़ते हुए। जहाज ने खामोशी से टेक ऑफ किया। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई रूट नहीं बताया गया। विंडो से बाहर मुकम्मल अंधेरा था, जैसे आसमान नहीं बल्कि खला में हूं। समीर ने बाकी मुसाफिरों को देखा, सब नींद में या मुकम्मल साकत। अचानक एक बच्चा चीखा, मिम्मा, वो बाहर कुछ है। मां ने उसे चुप कराया, मगर समीर ने खिड़की से झांका। बाहर एक इंसानी चेहरा था, बिल्कुल शफाफ, और वह उसी जहाज को देख रहा था, जहाज के साथ साथ उड़ते हुए। एयर होस्टेस एक बार फिर समीर के पास आई। उसके हाथ में एक पुराना नोटबुक था। यह तुम्हारा माजी है, तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं। उसने नोटबुक खोली। इसमें वो सब खत और अल्फाज थे जो समीर ने कभी अपनी मां, अपनी बीवी, अपने बेटे को कहने चाहे थे, मगर कभी कहे नहीं। आखिरी सफ़े पर लिखा था, जब तुम खुद को भूल जाते हो। भूलते नहीं देख। समीर ने एक मुसाफिर को मुखातब किया, आपको पता है हम कहां जा रहे हैं? अस ने कहा, मैं पिछले 6 साल से उसी जहाज में हूं। हर नया दिन यही होता है, हर नया चेहरा यही सवाल करता है। मीर की सांस रख गई। उसने बाकी लोगों को गौर से देखा। कोई बूढ़ा था मगर आंखें बच्चे जैसी, कोई नौजवान मगर थक्कन में दबा हुआ। फिर उसने एक चेहरा पहचान लिया। वो खुद था, एक सेट पीछे, बेहोश, साकित। स्पीकर पर आवाज आई, हम जल्द इन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, अपने जहन को बांध लीजिए। जहाज ने झटके लेना शुरू किए। रोशनी बंद होने लगी। खिड़की से बाहर हर मंजर धुंधला हो चुका था, और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि हर मुसाफिर की नशिस्त से रोशनी निकलने लगी। एक एक करके सब गायब होते गए। समीर ने चीखा, मुझे वापस जाना है। मैं आ रहा है, मैं अभी मरा नहीं हूं। मगर सिर्फ एक आवाज गूंजी,
सफर कभी मुकम्मल नहीं होता जब तक तुम सच ना देखो मनाया देखो। आखिरी मंजर, समीर ने आंख खोली। वो एयरपोर्ट के फ्लोर पर लेटा था। बोर्डिंग गेट के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जगाया। साहब, सब मुसाफिर जा चुके, आप अकेले यहां क्या कर रहे थे? उसने अपने हाथ में एक नोटबुक देखी, वही जो एयर होस्टेस ने दी थी। आस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब तुम याद किए जाओगे तभी वापस आ पाओगे। समीर ने नजरें उठाएं। पीके 701 का गेट बंद हो चुका था और उसकी रूह शायद अभी तक परवाज में थी। कुछ सफर जिस्म से नहीं, जहन से होते हैं, और जब मुसाफिर खुद को खो दे तो मंजिलें सिर्फ धंध में रह जाती हैं। माहम, साद, अलीजे और फहद यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त गर्मियों की तातीलात के दौरान एक मुनफरिद मकाम देखने का इरादा करते हैं। साद ने बलूचिस्तान के एक इलाके में सहराई नुखलिस्तान के बारे में सुना था, जहां दिन के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं और एक कदीम झील है जिसके बारे में मकामी लोग कहते हैं। वो बोलती है, माहम हंसी, पानी की जगह बातें, मगर फहद ने चुपचाप कहा, पानी कभी खामोश नहीं होता, खासकर जहां पुरानी दुआएं गूंज जाती हूं। जब वो नखलिस्तान पहुंचे तो हैरत ज़दा रह गए। पीले रेतीले टीले, दरमियान में सब्ज दरख्तों का हाला और नीले पानी की खामोश झील। एक मकामी बुजुर्ग जो रीत पर बैठा था उन्हें देखकर बोला, ये जगह तुम्हारी नहीं, सिर्फ उनकी है जो भूल चुके हैं कि वापसी कैसी होती है। अलीजे ने कहकहा लगाया, हम सिर्फ तस्वीरें लेंगे बाबा। बुजुर्ग ने सर झुका लिया, तुम तस्वीरें नहीं आवाजें ले जाओगे। रात को वो खैमे लगाकर आग के गर्द बैठे। आसमान साफ, सितारे रोशन और उर्दगर्द मुकम्मल खामोशी। तब झील के पास से पानी की हल्की छिपाक सुनाई दी, जैसे किसी ने चुपके से कदम रखा हो। फहद ने दूरबीन से देखा, लेकिन झील पर कोई न था। फिर हुआ में जैसे किसी ने धीरे से कहा, यह ख्वाब नहीं, तुम हो। अलीजे ने चौंक कर कहा, किसने कहा? साद ने खैमे की जप बंद कर दी, आंधी आ रही है। बस अगली सुबह माहम झील के किनारे तन्हा गई और वापस न आई। तीनों ने पूरा नुखलिस्तान छान मारा, लेकिन माहम की सिर्फ चप्पल और उसका पेंडेंट मिला, वही जो इसकी नानी ने दम देकर दिया था। साद ने पानी में झांका, नीचे एक अक्स था जो माहम का था, मगर वो पलकें झपका रहा था। फहद बोला, ये अक्स जिंदा है। इसी शाम इन्हें नुखलिस्तान के सरे पर एक फकीर मिला जो तस्बीह घमा रहा था। वो आंखों में आंखें डालकर बोला, इस झील में वो रूहें बोलती हैं जो बगैर कब्र दफन हुए। जो उनकी आवाज सुनेगा वो अपना साया खो देगा। साद ने पूछा, तो हम क्या करें? फकीर ने कहा, या तो अपनी यादें कुर्बान करो या माहम को हमेशा के लिए वहीं छोड़ दो। फहद ने कहा, हमें झील के अंदर जाना होगा। अलीजे ने मुखालफत की, मगर जब उसने साद को नींद में झील की समत चलते देखा तो समझ गई कि वो सब मुतासिर हो चुके हैं। झील के अंदर जाते ही आवाजें तेज हो गईं। माहम, तुम वापस क्यों आई? हमें याद है, तुम्हें नहीं? साद ने अपने हाथ की रग काटकर खून पानी में गिरा दिया और माहम का अक्स पानी से ऊपर उभर आया, मगर वो बोली, मैं वो माहम नहीं रही। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ रही थी, हर कदम के साथ माहौल और भी खौफनाक होता जा रहा था। सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, यहां हर गुजरने वाले का एक जुर्म होता है। सबने बोर्ड पर नजर डाली, लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर अचानक फरीहा की नजर सड़क के दरमियान में एक खून आलूद लाश पर पड़ी। ये क्या है? फरीहा ने खौफ के आलम में कहा, यह किसी इंसान का जिस्म है। अली और जरार ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर लाश के करीब गए, लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखा तो उनके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो लाश बिल्कुल माहम की तरह दिख रही थी। ये माहम की तरह है, अली ने हारे हुए लहजे में कहा। फरीहा रोने लगी, हमने उसे छोड़ दिया था। क्या ये वही औरत है? तब एक आवाज आई, वो आवाज जो उन्होंने पहले सुनी थी झील के करीब। तुम सबका वक्त आ गया है। सबका खून खशक हो गया और वो फौरन गाड़ी में वापस बैठ गए। गाड़ी चलाई और सड़क पर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगे।
लेकिन उस खौफनाक आवाज ने उनके पीछे पीछे आने की हिम्मत न छोड़ी। एक हफ्ता बाद अलीजे ने अपने कमरे में आईने में माहम को देखा, जो हंस रही थी, मगर आवाज पानी से आ रही थी, जैसे वो कहीं बहुत दौर से बात कर रही हो। तुम तो बच गए, मगर तुम सुन चुके हो। अब ये तुम्हारा नुखलिस्तान है। अलीजे ने फौरन आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज फिर आई। यादें वहीं दफन होती हैं जहां झील जिंदा हो। अलीजे का दिल धड़क रहा था और उसकी नजरें धुंधला चुकी थी। जब वो आईना के करीब गई, इसने महसूस किया कि उसकी इकासी अब कम हो चुकी थी। वो रक गई और फिर सर झुकाया। नखलिस्तान की पुकार हमेशा उसके साथ रहने वाली थी, जैसे वो वहां से वापस आई ही न थी।